आप लोगों ने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसाइक लॉ और मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, और मास, इन तरह की चीज़ों को अपन ने स्टडी कर लिया, इनके ग्राफ भी पढ़ लिए। अब हम लोग यहाँ पर जो फोर्थ लॉ है, यानी कि अब यहाँ पर हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को एक साथ कांस्टेंट करके जो लॉ बनाने जा रहे हैं उसका नाम है एवोगैड्रो लॉ। कौन सा लॉ? एवोगैड्रो लॉ। अगर हम बात करें एवोगैड्रो लॉ की, ध्यान से समझना, एवोगैड्रो लॉ होता क्या है बेटा, याद रखना कि इन दिस कंडीशन दो चीज़ें कांस्टेंट होंगी, एक हमारे पास होगा प्रेशर और एक टेम्परेचर, और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। ये कब लगेगा एवोगैड्रो लॉ? ये तब लगेगा जब कौन कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाए बच्चा? प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब सुनो बेटा, अगर मैं आपको एक छोटा सा नोट याद दिलाऊं चैप्टर नंबर 1 का, जो आपको बताया गया था कि एट एसटीपी, या ये वर्ड लिख करके आ जाए, या फिर एनटीपी, एसटीपी या फिर, तो वॉल्यूम ऑफ जो गैस होता है 1 मोल का, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस ऑफ 1 मोल ऑफ कितना होता है वो? 22.4 लीटर। इधर पर अपन ने एक फॉर्मूला भी लिखा था, ये नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 2 में आप कह सकते हो मोल्स इक्वल टू हमारे पास गिवन वॉल्यूम इन लीटर, गिवन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर याद रखना, गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4। बट याद रखना कि ये जो वॉल्यूम होगा वो किस पर होगा? एसटीपी पर या फिर एनटीपी पर। इसके अलावा आपने मोल्स का एक और फॉर्मूला पढ़ रखा है, वो सभी जगह एप्लीकेबल है। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैस। ये केवल और केवल किस पे लगता है? गैस पर लगता है। यहाँ पर हमें कोई ग्राफ को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने जो बाकी 3 के लिए ग्राफ पढ़ लिए वो मोर देन सफिशिएंट है। अब समझो कि एवोगैड्रो लॉ में हमारे पास क्या होता है, क्या क्या कांस्टेंट है? प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है बच्चा। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स है। एसटीपी एनटीपी पर कोई भी गैस का अगर 1 मोल है तो वो कितना कंटेन कर लेगा? 22.4 लीटर। अब जैसे मैंने यहाँ पर शीट के अंदर एवोगैड्रो लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, तो मैं उस क्वेश्चन के थ्रू आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमसे कह रहा है कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर जो है 16 ग्राम O2 है। 16 ग्राम क्या है बेटे? और एक और कंटेनर है जिसमें 40 ग्राम क्या है हमारे पास? SO3 है। इधर पे SO3 है। बेटा हमसे ये कह रहा है कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम होंगे, क्या क्या सेम है? प्रेशर और टेम्परेचर। अगर ये दोनों के सेम हो गए तो हमें ये बताना है कि इनमें वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन होगा, मतलब वॉल्यूम इसका बड़ा या इसका बड़ा। ध्यान से समझो, अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पर मोल्स अपन कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कितना आ जाएगा ये? 1/2। अगर इसमें बात करें तो मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो बेटा ये भी कितना आ गया? 1/2। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। अगर दोनों में मोल्स इक्वल आ चुके हैं तो इनके वॉल्यूम भी क्या होंगे? क्या हमें समझ में? जैसे एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, इसी तरीके से कह रहा है बेटा, देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है एवोगैड्रो का। क्वेश्चन नंबर 2 एक और इसी तरीके का क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है कि एक और कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जो है X एटम है। क्या है? X एटम। किसके दिए हुए हैं बेटा? O3 के। किसके बेटे? O3 में ऑक्सीजन के एटम दिए। किसके दिए बेटे? ऑक्सीजन। और दूसरे के अंदर जो है वो Y एटम है ऑक्सीजन के, Y एटम ऑफ O, ठीक है, ऑफ O फ्रॉम O3। तो इसमें ऑक्सीजन के एटम O3 से X है और इसमें कितने बेटे? कह रहा है कि प्रेशर और जो टेम्परेचर जो है वो हमारे पास सेम है। प्रेशर और टेम्परेचर क्या है बेटे? अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर एटम की बात चल रही है तो अपन इधर पे क्या कह सकते हैं? यहाँ पर बच्चा आप पहले निकाल सकते हो मोल्स। मोल्स निकालने के लिए अगर एटम्स पता हो, क्या पता हो बेटे? एटम्स पता हो तो मोल्स निकालने का तरीका क्या था? पहले एटम से क्या निकालो? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए बेटा क्या तरीका होगा? एटम अपॉन एटॉमिसिटी। यही होगा, एटम अपॉन। ये तो मॉलिक्यूल्स आ गए, बट अगर मैं इसको एवोगैड्रो नंबर से और क्या कर दूं बेटा? एवोगैड्रो नंबर से अगर डिवाइड कर दूं तो क्या निकल आएंगे? ये मोल्स। अगर इसमें बात करें मोल्स की तो बेटा ये भी हमारे पास क्या देगा? Y अपॉन
अब बेटा एक बात बताओ, क्या x और y के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी है? अगर x और y हमें पता पड़ जाए, अगर जिसका x बड़ा उसके मोल्स बड़े उसका वॉल्यूम बड़ा, अगर मैंने कहा y का वैल्यू बड़ा हो जाएगा तो उस केस में हमारे मोल्स ज्यादा हो जाएंगे तो इसका वॉल्यूम, बट अभी इनके वॉल्यूम के बारे में हम कुछ क्योंकि ये किसके फॉर्मेट में दिया है, x और तो यहाँ पर अगर पूछे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ दीज टू कंटेनर, कौन बड़ा है या बराबर, तो अभी हम लोग डिटरमाइन क्योंकि हमें x और y का इंफॉर्मेशन, अगर x और y का इंफॉर्मेशन दिया होता तो हम लोग कैलकुलेट, बात समझ में? तो बेटा इस तरीके के हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, पहले आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लो, फिर मैं आपको और भी इसी पर बेस्ड क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है? नोट करो इसको। चलो सुनो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ टू कंटेनर, और कंटेनर आर गिविंग ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि 80 ग्राम जो है वो है मीथेन, क्या है बच्चा? और दूसरे कंटेनर के अंदर 220 ग्राम जो है वो पड़ा हुआ है CO2, क्या पड़ा हुआ बेटे? अब इसमें मैं वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो पहले मुझे क्या चाहिए? मोल्स। तो मोल्स इक्वल टू गिवन मास, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना? 60। ये कितने टाइम्स कैंसल? बेटा अगर मैं इसके मोल्स निकालूं तो 220 अपॉन 44, ये भी बेटा कितना? 5, यही हो जाएगा। तो दोनों के मोल्स क्या है बेटे? तो उनके वॉल्यूम भी आपस में क्या होंगे? क्योंकि ये हमारे पास जो कंडीशन है वो STP पर दे रखी है, किस पर दे रखी है? तो यानी दोनों के मोल्स क्या हो जाएंगे बेटे? सेम। क्या ये समझ में? ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कैलकुलेट वेट इन ग्राम ऑफ CO2 गैस विच ऑक्यूपाइज। देखो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 4th वाले में कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP इज व्हाट? 67.2 लीटर, ये हमको दे रखा है। अब हमसे ये कह रहा है कि इसका वेट निकालो, कितना होगा? पहले क्या निकाल लो? मोल्स। मोल्स इक्वल टू क्या होता है? गिवन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, अपॉन 22.4, ये ऑलरेडी लीटर में दिया हुआ था। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 बार ये इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है, ये 3 टाइम्स कैंसिल कर दिया। अब हम जानते हैं क्या कि मोल्स इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोल्स। अपने को कितना दिए? इसका बेटा मास निकालना है और मॉलिक्यूलर मास CO2 का कितना होता है? तो यहाँ से मास इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 4 12, 3 4 12 और 1 13, 132 ग्राम। समझ गए ना? ये इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम लोगों ने कौन से क्वेश्चन लगा लिए बेटा? एवोगैड्रो लॉ वाले, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आएंगे। देखो हम बात करें अगर नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट बेटा अगर इसमें चर्चा करें तो बेसिकली होता क्या है कि ये इक्वेशन ऑफ स्टेट हमें हेल्प करती है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डायरेक्टली। याद रखना कि हम जानते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अगर इन दोनों इक्वेशन को एक साथ ले लिया जाए, इक्वेशन 1 को एज वेल एज इक्वेशन नंबर, तो यहां से मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट आई कैन से कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर वाइल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और अगर मैं यहाँ से एक कांस्टेंट लगा दूं, इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के, तो मेरे पास जो आएगा वो आ जाएगा PV/T इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारे पास कहलाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। मतलब क्या है कि P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 बाय। अच्छा याद रखना कि ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट आया है इसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन नहीं बोलते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है वो मैं इधर बता दूंगा। देखो आइडियल गैस इक्वेशन भी कुछ इसी तरह की बात होती है, बट यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन के टाइम पर इस कांस्टेंट का भी एक वैल्यू रख देते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम जानते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू।
तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि V जो है यहाँ पर 1 मोल के लिए बात चल रही है, कितने मोल के लिए? 1 मोल। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये हमारे पास N बाय P और यहाँ पे T, क्लियर है ये? तो अगर मैं यहाँ से कांस्टेंट लगा दूं के, क्या लगा दूं? तो ये रहेगा NT बाय, तो यहाँ से अपने पास जो आएगा वो आ जाएगा PV इक्वल टू NKT, क्या आ जाएगा? PV इक्वल टू NKT। अगर मैं यहाँ पर if K इक्वल टू R, मतलब एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के टर्म में लिख दिया जाएगा इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तब हमारे पास बेटा ये हो जाएगा PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। अब यहाँ पे R का कुछ ना कुछ मीनिंग भी आएगा, R का कुछ ना कुछ, और इसका कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगा, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा बेटे? तो वो वैल्यू क्या होता है उससे पहले आप हेडिंग लगाओ इक्वेशन ऑफ स्टेट, और इसमें लिखो इक्वेशन ऑफ स्टेट में लिखो अ इक्वेशन which gives relationship between pressure, volume and temperature called equation of state, अच्छा इतना स्पेस छोड़ दो, आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में और लिख लेना, फिर एक साथ नोट कर लेना। आइडियल गैस इक्वेशन में लिखो when we combine Boyle's comma Charles and Avogadro law it gives a equation known as ideal gas equation, ठीक है? तो आइडियल गैस इक्वेशन से एक बात समझ लो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर मोल्स का वैल्यू 1 कर दूं, कितना कर दूं? 1 मोल कर दूं, ठीक है? तो PV अपॉन T इक्वल टू R, क्या ये बात समझ में आई? अब मुझे एक बात सब लोग बताना, मैंने गैस के मोल्स कितने ले लिए? क्या प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर अलग अलग गैसेस के लिए कुछ भी क्वांटिटी लूँगा तो इसका कैलकुलेशन करके मुझे क्या मिलेगा? ये तो फिक्स होता है, यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इसका मल्टीप्लिकेशन और टेम्परेचर से क्या कर दो उसको। अब ये जो काम चल रहा होगा वो एक ही गैस के लिए चल रहा होगा, किस गैस के लिए? मतलब याद रखना कि रियल गैस के लिए ही हमारे पास, देखो आइडियल गैस, पहली बात तो आइडियल गैस होती नहीं है, जो अपन को लास्ट में पता पड़ेगा कि आइडियल गैस वाले ये जो लॉ हैं वो सब जगह नहीं लग पाते। कुछ गैसेस को अपन जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू दिखा रहे होंगे उसको अपन आइडियल मान लेंगे, पर पूरी तरह कोई आइडियल होता नहीं है। अब ध्यान से समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास गैस एक हो, गैस क्या हो बेटे? आपने एक कंटेनर के अंदर भर रखी है, अब आप क्या क्या चेंज कर रहे हो? उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। चाहे आप कुछ भी कर लो, अगर उस कंटेनर के अंदर कौन सी गैस पड़ी है? आइडियल नेचर दिखाने वाली गैस पड़ी हुई है, मतलब जो हर कंडीशन पे बॉयल्स के लॉ को और चार्ल्स के लॉ को फॉलो करती है उसको क्या बोलते हैं? जो बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को हर सिचुएशन में फॉलो करे उसको क्या बोलेंगे? तो यहाँ जो प्रेशर और वॉल्यूम है, क्या है? प्रेशर और वॉल्यूम। जब आप प्रेशर और वॉल्यूम को किससे डिवाइड करोगे? तो बेटा ये आप क्वांटिटी चेंज भी करोगे बट इनका प्रोडक्ट और टी से डिवाइड करने के बाद हर बार क्या मिलेगा? वो चेंज होने वाला नहीं है। ये इसका मीनिंग हुआ आइडियल गैस इक्वेशन है। क्लियर? पहले आप इक्वेशन ऑफ स्टेट नोट कर लो जो स्पेस छोड़ा था, फिर उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन नोट कर लो, फिर अपन चर्चा करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर। ये आर क्या डिनोट करना चाह रहा है किसी भी गैस इक्वेशन के अंदर।
समझो कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर। ध्यान से समझना बेटा, यहाँ अपन जो सीख रहे हैं यहाँ समझ रहे हैं कि मीनिंग क्या होता है आर का, और ये कई जगह पूछा भी जा चुका है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर। देखो समझो, हम जानते हैं कि आर इज इक्वल टू पी बी इक्वल टू क्या होता है, वो एनआरटी होता। अब सुनो, ये जो पी बी इक्वल टू एनआरटी वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इससे सारे के सारे लॉ बन जाएंगे पी बी इक्वल टू एनआरटी से? कैसे? आपको याद क्या रखना था, बॉयल्स लॉ में कौन कौन कांस्टेंट था? टेम्परेचर और, अगर इन दोनों को कांस्टेंट कर दिया पी बी इक्वल टू कांस्टेंट, बन गया बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ? चार्ल्स लॉ के केस में प्रेशर और इसको कांस्टेंट कर दिया, बन गया बी अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट। बन गया, क्योंकि v और t बचेगा उस टाइम पे n और p चला जाएगा। समझ में आ रहा? तो अपन सारे के सारे लॉ जो हैं वो इसी इक्वल इससे बना लेंगे, pv इक्वल टू। तो आपके दिमाग में एक ही चीज सेट होना चाहिए, pv इक्वल टू nRT। क्वेश्चन के अंदर अगर मेंशन है टेम्परेचर कांस्टेंट है, अमाउंट ऑफ गैस के बारे में कोई बात नहीं हो रही, तो इसको भी क्या कर देना है, और pv इक्वल टू r लगा देना है। सारी चीजें अपने आप फॉलो हो जाएंगी। समझ में आ गया? अब देखो बेटा, यहां से क्या आप ये कह सकते हो कि R इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा PV अपॉन NT। बोलो व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? इट इज ATM। और इसका बेटा क्या होता है, या ATM की जगह मैंने रखा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या रखा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम को रखा मीटर क्यूब। क्या रखा? मीटर क्यूब। ये तो अपने पास मोल, और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। समझ में आ रही है बात? क्या मीटर स्क्वायर से ये मीटर कैंसल? क्या आर का जो वैल्यू है वो आएगा न्यूटन मीटर। क्या आएगा? न्यूटन मीटर। और ये आएगा मोल केल्विन। मोल। मुझे एक बात बताओ, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है? yes, sir। और उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बेटा फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। क्या ये हमारे पास वर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर? yes, sir। जिसको जूल भी कहा जाता है। yes, sir। यानी आर ये कहना चाहता है कि कितना वर्क डन हुआ, इसको मैं जूल के फॉर्म में लिख दे रहा, जूल बाय मोल पर मोल केल्विन। मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर से और कितने मोल्स ऑफ गैस से कितना वर्क किया जा सकता है, वो क्या बताएगा? आर ये कहना चाह रहा है कि कोई गैस जो है, देखो वर्क डन, इसको मैंने क्या लिख दिया, अपॉन मोल केल्विन। कितना लिख दिया? मोल केल्विन। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं नीचे वाले टर्म को 1 कर दूं, क्या कर दूं? 1। यानी 1 मोल गैस से 1 केल्विन टेम्परेचर पर कितना वर्क डन हो सकता है, उसी को क्या बोलेंगे? दिस इज द मीनिंग ऑफ आर। सिग्निफिकेंस का मतलब समझ में आया? आर का मीनिंग समझ में आ गया? आर ये बताना चाहता है कि किसी गैस के 1 मोल से 1 केल्विन टेम्परेचर पे कितना वर्क डन हो सकता है, उसी को क्या बोलेंगे? क्या ये बात क्लियर है? yes, इसमें कोई डाउट? no, अब सुनो बेटा, एक छोटा सा नोट। आर के ना अपन अलग अलग वैल्यू पढ़ते हैं। एक तो आर का वैल्यू होता है अपने पास 0.0821। कितना होता है? 0.0821। ये हमारे पास होता है बेटा लीटर एटीएम। क्या बेटे? लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। पर मोल केल्विन। के फॉर केल्विन। के फॉर केल्विन। अच्छा याद रखना, ये तो मैंने लिख दिया। आप यहाँ से इसको 1/12 याद रखोगे। क्या रखोगे? 1/12। इससे आपकी कैलकुलेशन इजी रहेगी। एक आर का वैल्यू अपने पास होता है 8.314। क्या होता है? 8.314। ये होता है जूल में। किसमें बेटे? जूल पर मोल केल्विन। जूल पर मोल केल्विन। बेटा एक इसको अपन जो R इक्वल टू ये हो गया, याद रखना इसको आप लिखोगे 25/3। 25/3। ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए बता रहा हूँ। R इक्वल टू अपने पास होता है 1.98। क्या होता है बेटे? 1.98। ये होता है बेटा हमारे पास कैलोरी पर मोल केल्विन। कैलोरी पर मोल केल्विन। याद रखना कि हमारे पास टर्म्स किस फॉर्मेट में दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन R निकालेंगे, जिसको आप कह सकते हो 2। कितना कह सकते हो इसको? तो R के अपने पास बेटा जनरली ये वाला यूज होगा, क्योंकि अपने पास प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो लीटर एटीएम में रखे जाएंगे। ये अदरवाइज अपन किस में रख सकते हैं बेटे? जूल में। या फिर किस में बेटे? ये बहुत कम यूज होंगे, पर आने वाले समय में ये दोनों यूज होने लग जाएंगे, क्योंकि वहां पे डेल्टा एच वगैरह टर्म यूज होगा, तब अपन आर की ये वाली वैल्यू रखेंगे कि जो डेल्टा एच है वो किस में दे रखा है? जूल में या फिर कैलोरी में। तो आर का जनरल वैल्यू भी कौन सा यूज होने वाला है? 1/। बट इसके अलावा दो और वैल्यू में याद रखना है, 8.314 और 1.98।
तो बेटा इसमें जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल पर, और इसमें क्या होता है, कैलोरी पर। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बेटा ये सारी बातों को आप नोट कर लो, लिख लो, ये लिख लो सिग्निफिकेंस ऑफ आर। एक छोटी सी बात और समझ लो बेटा, देखो बेटा सिंस वी नो दैट PV इक्वल टू वॉट, NRT। PV किसके बराबर बेटे, NRT। तो यहां से हम क्या करेंगे बेटा, हम लोग लिख सकते हैं P इक्वल टू N अपॉन VRT। बात क्लियर? यस सर। सिंस मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो अपने पास P इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे N की जगह गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अपॉन में क्या बेटे, मल्टीप्लाइड बाय RT। क्या ये V ऊपर चला जाएगा? यस सर। P इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन V और इनटू में RT बाय मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ रहा? यस सर। क्या इसको डेंसिटी कह सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम? यस सर। तो यहाँ से P इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, P इक्वल टू D RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो D इक्वल टू अपने पास हो जाएगा P इंटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन RT। अच्छा ये ध्यान रखना कि ये अपने पास मॉलिक्यूलर मास इंटू अपॉन में RT आ चुका है। ये बात याद रखना कि इन केस ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस, क्या हो, मिक्सचर ऑफ, देन हम लोग मॉलिक्यूलर मास के प्लेस पर लेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास। क्या लेंगे? एवरेज मॉलिक्यूलर मास। और एवरेज मॉलिक्यूलर मास कब यूज किया जाता है, जब एक कंटेनर के अंदर एक से ज्यादा गैसेस हो, तो उसके टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स का कॉन्सेप्ट लगा के क्या निकालते हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। बात क्लियर? yes, ये वाला फॉर्मूला और लिख लो, देखो इसको, देखो बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स की अगर अपन चर्चा करें तो इस पर बेस्ड पहला न्यूमेरिकल जो हमसे कह रहा है, एवोगैड्रो में नहीं है, ये अलग है। वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस, पेज नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है, सुनो क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक गैस का जो वॉल्यूम है वो है 20 लीटर। कितना है बेटा? 20 लीटर। और ये कितने टेम्परेचर पर है? T1 बेटा कितना दे रखा है? 127, मतलब 400 केल्विन। सीधे सीधे 273 ऐड कर दिया। और प्रेशर अपने को कितना दे रखा है? P1 570 mm ऑफ एनर्जी। याद रखना है कि यहाँ पर प्रेशर अगर आपको ATM में चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि दूसरा प्रेशर टॉर में है, तो पहले इसको बेटा ATM में चेंज कर लो। किसमें? ATM में अगर चेंज करना है तो कितने से डिवाइड कर लो? 760। ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट हो गया? 0 से 0 कैंसिल। तो ये अपने पास हो जाएगा 9 3 जा 57, 9 4 जा 76। क्लियर है ये? yes, sir। ये क्वेश्चन नंबर जो है वो पेज नंबर 2 पे 5th क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है आगे, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ गैस एट टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करके कितना कर दिया? 227 डिग्री सेल्सियस। और ये अपने पास कितना हो जाएगा बेटा? 500 केल्विन। ठीक है, ये टेम्परेचर हो चुका है। और प्रेशर जो हमें दे रहा है वो कितना दे रहा है बेटा? 1140 टॉर। अच्छा, टॉर में भी अपने पास हमें पता है कि इसमें भी ये कितना होता है? 760 ना। तो 760 अपने पास होगा, तो इसको भी कितने से डिवाइड कर लो? 760 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो ये अपने पास 0 से 0, तो ये अपने पास कैंसिल हो जाएगा 19 से। कितना टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? ये अपने पास 6 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। ठीक है, तो अपने पास कितना हो जाएगा? 3/2। बात क्लियर? चलो मुझे एक बात बताओ, क्या P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू वॉट? P2 V2 अपॉन T2। देखो ये अपन लगाएंगे तो P1 का वैल्यू कितना दे रखा है? P1 का वैल्यू 3/4 और V1 कितना है? 20 लीटर अपॉन टेम्परेचर। P1 V1 अपॉन T1 था, ठीक है, टेम्परेचर 400 इक्वल टू P2। P2 कितना बेटे? 3/2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 2 निकालना अपॉन T2 कितना बेटे? 500। 0 से 0 3 से 3 और बेटा अपने पास हो जाएगा 4 से ये 5 टाइम्स कैंसिल। ठीक है, तो अपने पास ये हो जाएगा 5 5 जा 25। ये अपने पास हो जाएगा 25 इक्वल टू V2 इंटू 1/2 इंटू 4। क्लियर? ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो V2 का वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा? ये 12.5 लीटर। समझ में आ गया? yes, sir। ये था क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर। 6th वाला और समझ लो। 6th वाले में कह रहा है R का वैल्यू बताओ। पहले में कह रहा है
कैलोरी पर मोल केल्विन, आर का वैल्यू बेटा कितना होता है 1.98। देखो एक कैलकुलेट हम करके बता देंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कैलोरी पर मोल केल्विन में। आगे कह रहा है सेकंड वाले पार्ट में अर्ग में बेटा 1 जूल कितने के बराबर होता है 10⁻7 अर्ग, यही होता। तो बेटा आर का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, तो ये जूल की प्लेस पे क्या लिख देंगे अर्ग पर मोल केल्विन। समझ में आ गया ये? और बेटा थर्ड वाला जो पार्ट है वो हमसे क्या कह रहा है सेंटीमीटर ऑफ Hg डैश ml। देखो R इक्वल टू क्या होता है PV बाय NT, यही होता। चलो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर P का प्रेशर का वैल्यू किस में रखना है सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये ATM से किस में रखना है सेंटीमीटर, तो अपने पास कितना हो जाएगा ये 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और वॉल्यूम बेटा ml में रखना है, लीटर से कितने 1000 अपॉन मोल्स कितने 1 और टेम्परेचर कितना 273, तो ये अपने पास हो जाएगा 6.3 × 10⁻³ के आसपास। ये 760 हो जाएगा ना सेंटीमीटर ऑफ Hg, नहीं 0.63 हो जाएगा, 0.63 × 10⁻³ सेंटीमीटर ऑफ Hg ml पर मोल केल्विन। इस तरीके से अपन आंसर निकाल लेंगे। समझ गए? सारा नोट कर लो, 5th वाले को भी और 6th वाले को भी। देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। देखो हाँ 11, 12 सारे एक साथ ही बता देंगे अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा अपन से क्या कह रहा है कैलकुलेट प्रेशर एक्सर्टेड बाय 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 8 लीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। बच्चा ध्यान से समझना कि यहाँ पर हमें प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है बेटे? प्रेशर। और गैस का अमाउंट दे रखा है 48 ग्राम। कितना दे रखा है? 48 ग्राम। हमें प्रेशर अभी पता नहीं है, तो क्या O2 गैस की अगर बात हो रही है तो मोल्स निकाले जा सकते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये 16 3 जा और 16 2 जा, 3/2 हो गया। आगे हमसे कह रहा है कि इसका जो वॉल्यूम है वो है 5 डेसीमीटर। ये डेसीमल जो लिखा है उसको डेसीमीटर कर देना। क्या कर देना? डेसीमीटर क्यूब। अच्छा एक सेकेंड, 8 लीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 8 लीटर। ठीक है, और टेम्परेचर भी दे रखा है ना 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 मतलब 273 ऐड करेंगे 300 केल्विन। बहुत बढ़िया। पी बी इक्वल टू NRT। बेटा एक बात बताओ, P अपने को पता नहीं है, वॉल्यूम अपने पास कितना है 8, N का वैल्यू R अपने को मेंशन कर रखा है 0.0821, 25 नहीं 0.0821 है 1/12। R का वैल्यू अपने पास क्या दे रखा है 0.0821 ATM लीटर दे रखा होगा, हाँ अपॉन में मोल केल्विन, ATM लीटर पर। अच्छा देखो ये दे रखा था, मैंने इसको बताया कितना लिखना अपने को 1/12 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कितना बेटे 300। देखो 4 3 जा, 4 से कैंसिल, 4 7 जा और 4 5 जा, क्लियर। और 3 से ये 25 टाइम्स कैंसिल, बोलो तो P इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 25 × 3 75 अपॉन 8 2 जा, और ये बाकी कैलकुलेशन आपके हवाले। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, डिवाइड करना अगर नहीं आता तो बता देना, हम कैलकुलेट भी कर देंगे। 8th वाले की अगर अपन बात करें बेटा 12 ग्राम क्या है अननोन गैस। अभी अपने को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, चलो इसका मॉलिक्यूलर मास x मान लें। क्या मान लें? x। तो बेटा इसके मोल्स क्या हो जाएंगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बाकी इसका प्रेशर कितना दे रखा है 2 ATM। कितना? 2 ATM दे रखा है, और वॉल्यूम दे रखा है 5 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा हम जानते हैं, क्या जानते हैं 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ लीटर। ये स्टेटमेंट लिखवाया था, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू, तो सीधे सीधे अपने पास ये 5 लीटर हो गया। इधर इतना कुछ दिमाग लगाने की जरूरत थी नहीं। अब PV इक्वल टू NRT, टेम्परेचर भी तो दे रखा होगा 227 डिग्री सेल्सियस मतलब 500 केल्विन। कितना? PV इक्वल टू कितना बेटे? P का वैल्यू कितना है अपने पास 2, वॉल्यूम अपने पास कितना है 5 इक्वल टू मोल्स। मोल्स बेटा क्या है 12/,
x पता नहीं है, ये 1/12। टेम्परेचर कितना 500, 12 से 12, 5 से 100 टाइम्स कितना टाइम, 2 से ये कितने बेटा, x का वैल्यू कितना आ गया, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, ये क्वेश्चन नंबर काफी बड़ा है 9। पहले आप लोग ये वाला कर लो 7 और 8, फिर 9 वाले को अपन पूरा डिस्कस करते हैं एक साथ, ठीक है। 7 8 जल्दी से नोट कर लो इसको। सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 12 ग्राम ऑफ अ गैस exert a pressure of 1 atm at T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। T1 जो है वो T डिग्री सेल्सियस है और 12 ग्राम गैस है और उसका बेटा मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, तो मोल्स निकल आएंगे, ठीक है। मोल्स निकल आएंगे बेटा गिवन मास अपॉन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, तो ये 1/10 हो गया, ठीक है। अब बेटा आगे आपसे कह रहा है कि दिस टेम्परेचर चेंज्ड, प्रेशर तो इसमें दे रखा था 1 atm, प्रेशर कितना दे रखा था 1 atm। अब कह रहा है कि दिस टेम्परेचर हैज बीन चेंज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर मैं इसको T1 मान लूं, क्या मान लूं, T1, तो टेम्परेचर को चेंज किया गया। पहले एक बात बताओ, अगर मैं यहां से PV = nRT लगाता, क्या लगाता, PV = अच्छा सुनना ध्यान से, प्रेशर कितना है 1, वॉल्यूम अभी पता नहीं है, मोल्स कितने 1/10, आर का वैल्यू एज इट इज, टेम्परेचर T अपने पास बेटा कितना था, T डिग्री सेल्सियस मतलब T + 273 केल्विन में हो गया। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आगे क्वेश्चन के अंदर कह रहा है इफ टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस प्रेशर इंक्रीज्ड बाय 10%। मुझे एक बात बताओ, टेम्परेचर अब पहले बेटा आप कितना चेंज कर दे रहे, कितना बढ़ा दे रहे, 10 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर केल्विन में करना हो तो कितना ऐड कर दें, ये इतना कर दिए, तो प्रेशर में जो चेंज आया 1 में बेटा इसका कितना परसेंटेज, इसका हाँ, तो 10% ऑफ 1 अगर इसको बढ़ाओगे तो आप पता है कि 1 का 10% 0.1 होता है, तो 1.1 atm। अब यहाँ पर अगर आप PV = nRT लगा दो तो बेटा आप कहोगे 1.1 इंटू वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं दिया इक्वल टू n, मोल्स तो वही रहेंगे 1/10 इंटू r, बट टेम्परेचर कितना हो चुका है T + 283। क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर, वी हैव टू फाइंड प्रेशर एंड टेम्परेचर, सॉरी वॉल्यूम एंड। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दूं, 1 और 2 को अगर डिवाइड करूंगा तो एक टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, 1 × V अपॉन में 1.1 इंटू इक्वल टू 1/10 इंटू R ब्रैकेट में T + 273 अपॉन में बेटा 1/10 इंटू और ये T + 280 बेटे, इससे V से V ये टर्म भी, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करा दें तो ये हो जाएगा T + 283 इक्वल टू T + 273 1.1 और ये हो जाएगा 273 इंटू 1.1। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब देखो, अगर इस T को उठा के इधर ले जाएं, T को उठा के इधर ले जाओ और इस टर्म को उठा के इधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा 283 माइनस 273 इंटू 1.1 इक्वल टू 1.1 T माइनस, तो ये 0.1 T बचेगा। अच्छा इसका जरा मल्टीप्लिकेशन करो, 11 3 जा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 3 जा 11 7 जा 77 और 3 80, कैरी गया 8, 11 2 जा 22 और 8 30, कितने बार बेटा 300.3, यही आ जाएगा इक्वल टू 0.1 T। तो बेटा यहाँ से जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा माइनस में ही आएगा, हाँ भाई 0.0, 3 में से 0 गया बेटा 0, 3 में से 0 गया 10 में से 3 गया 7, 9 में से 8 गया 1 और बेटा ये तो 2 बचेगा तो 170, कितना हो जाएगा 170 इक्वल टू 0.1 T। समझ में आ रहा, ये समझ में आ रहा बेटा, T इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 170 अपॉन में, तो ये पॉइंट हटाओगे तो एक 0, तो अपने पास T इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 1700। ये क्या बेटे, कैसे,
अच्छा हाँ, माइनस का हमारे पास 273 डिग्री सेल्सियस। तो एक सेकेंड, अपन ने सब सही किया ना? नहीं, कहाँ मिस्टेक है? हाँ सही कह रही हो बेटा, 17 बचेगा ये देखो 283 है ना, तो अपन इसको बेटा माइनस करेंगे, कितना बचेगा अपने पास? ये गलती हुई है, ये अपने पास इधर देखो 300 और 283, ठीक है, पॉइंट है अपने पास इधर तो 3, यहाँ पे 0, ये कितना बचेगा 3 और ये कितना बचेगा 7 और ये बचेगा बेटा 1, तो 17.3 हो जाएगा ये, ठीक है 17.3, ठीक है। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 173, कितना हो जाएगा ये 173 अपने पास निकल के आएगा टेम्परेचर, ये आ गया। तो अपने पास ओरिजिनली अगर इसे केल्विन में निकालना हो T, तो कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का 173 प्लस का 273, तो ये अपने पास 100 केल्विन हो जाएगा। यस सर, चलिए 100 केल्विन आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन व्हाट आई कैन से, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 1 इंटू वॉल्यूम इक्वल टू 1/10 R अपने पास 1/12 इंटू में कितना 100 इंटू में 100, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दिया। तो बेटा V इक्वल टू देखो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, या एक 0 तो कैंसिल ही कर दो, ठीक है। तो अपने पास हो जाएगा 10/12, कितना हो जाएगा ये अपने 5/6, मतलब ये हो जाएगा 0.8 के आसपास, 0.8 लीटर ये इसका वॉल्यूम, समझ गए ना। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 10, एक क्वेश्चन में कह रहा था कि कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी, हमसे कह रहा है डेंसिटी। याद रखना कि यहाँ पर वेपर डेंसिटी नहीं पूछा गया है, पूछा क्या गया है बेटे डेंसिटी। क्या पूछा गया है? डेंसिटी। तो बच्चा जो डेंसिटी है, डेंसिटी किस सब्सटेंस का पूछ रहा है? CO2। किस पर पूछ रहा है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और याद रखना कि एसटीपी पर जो हम लोग टेम्परेचर लेते हैं वो लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर जो हम लोग लेते हैं बेटा वो 1 atm। कितना बेटे? 1 atm। अगर नॉर्मल टेम्परेचर कर दे तो टेम्परेचर चेंज कर देना, बाकी प्रेशर तो 1 atm ही रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो बच्चा यहाँ पर ये डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन में करना हो तो सीधे सीधे 273। क्या ये बात समझ में आ गई? अब बेटा प्रेशर भी पता है, CO2 की बात कर रहा है, हमें डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है P इंटू M अपॉन RT, अपॉन में RT। बेटे P का वैल्यू अपने पास 1 है, मॉलिक्यूलर मास CO2 का निकाल सकते हैं अपन, 44 आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये 44 अपॉन R का वैल्यू अपने पास होगा बेटे, देखो एक वैल्यू था 0.0821, एक था 8.314। यहाँ पर अगर मैं ATM में ले रहा हूँ, किस में ले रहा हूँ बेटे? तो मुझे एक बात बताओ, ATM वाले केस में यानी लीटर ATM में अपने पास कितना वैल्यू होता था? वो 0.0821 यानी 1/12 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर इज 270। आगे की कैलकुलेशन अपन संभाल लेंगे, बात समझ में आ गई क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है, कौन सा बेटे? 11। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है 11th क्वेश्चन में कह रहा है डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर। अब एक मिक्सचर है, उसके अंदर कितनी गैसेस पड़ी हुई हैं? 2 गैसेस पड़ी हुई हैं। एक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। एक गैस कौन सी है बेटे? कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरी कौन सी है? कार्बन डाई। ध्यान से समझो बच्चा, यहाँ पर जो प्रेशर है वो हमको दे रखा है 2 atm। कितना दे रखा है? 2 atm प्रेशर हमें दे रखा है, और टेम्परेचर भी हमें मेंशन है, इट इज 127 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करोगे सीधे सीधे 400 केल्विन। बात क्लियर? अब सुनो बेटा, तो यहाँ से ये अपने पास बेटा इसका डेंसिटी जो है वो इन दोनों का मतलब इस मिक्सचर का जो डेंसिटी वो है 2 ग्राम पर लीटर। अब सुनो बेटे, एक मुझे बात बताओ, अगर मैं यहाँ से डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दूं, दैट इज P इंटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन RT, ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। डेंसिटी का वैल्यू ऑलरेडी गिवन, दैट इज 2। कितना दिया हुआ है? प्रेशर कितना है बेटे? 2। मॉलिक्यूलर मास पता, ये 1/12, और टेम्परेचर बच्चा कितना है यहाँ पर? 400। क्या अपने पास ये 4 3 जा और ये 4 से 100 टाइम्स, बोलो। तो बेटा ये अपने पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू अपने पास आ जाएगा सीधे सीधे 100/3। इतना मॉलिक्यूलर मास आ गया। हाँ बेटे 0. अच्छा मेंशन है, हाँ तो 0.08 इज 1/12 ना, सीधे सीधे मैंने इसको इतना लिख दिया।
1/12। अब बेटे यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूलर मास आया, इट्स नॉट अ मॉलिक्यूलर मास, इट्स अ एवरेज मॉलिक्यूलर मास। रीजन बेटा ये एवरेज क्यों आया? बिकॉज हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैस दिया है। क्या दिया है बेटे? मिक्सचर ऑफ गैस। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे परसेंटेज निकालना हो, क्या निकालना हो? परसेंटेज। तो बेटा मिक्सचर के अंदर मुझे एक बात बताओ, मिक्सचर का अपने पास टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 100/3 आया। और इसके अंदर एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड है और एक क्या है बेटे? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मॉलिक्यूलर मास 28 और इसका 44। अब हमसे क्वेश्चन के अंदर कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बेटा जब कार्बन मोनोऑक्साइड का निकालना है तो तरीका क्या होता है कि जब हमें इसका निकालना है तो डिनोमिनेटर में तो इन दोनों का डिफरेंस रखो, यानी 44 और 28 का डिफरेंस सीधे सीधे कितना आ जाएगा बेटा? 12। कितना आ जाएगा ये 12 आ जाएगा ना? आर यू श्योर? 16 आएगा। 16 इंटू में 100। ये कैसे आया देखो बता दे रहा मैं। 44 और 28 का डिफरेंस लिया मैंने, 44 और 28। याद रखना कि डिनोमिनेटर इज फिक्स्ड, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस। और जब न्यूमरेटर की बात आएगी तो हम लोग क्या करेंगे कि जो एवरेज वैल्यू दे रखा होगा जिसके लिए निकालना उसको छोड़ करके दूसरे से डिफरेंस, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास? हो जाएगा बेटा ये 44 माइनस 100/3। इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं क्या? इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास हो जाएगा ये 132 माइनस 100/3/16 इंटू में 100। इसको सॉल्व कर लेना, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों ही क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि हम लोग किस तरीके से कनेक्टिंग बल्ब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से समझो बच्चा, जब कनेक्टिंग बल्ब प्रॉब्लम मतलब डायग्राम बना होगा, मैं समझा दे रहा किस तरीके से कनेक्टिंग बल्ब प्रॉब्लम हमसे पूछी जाएंगी। कनेक्टिंग बल्ब प्रॉब्लम ध्यान से समझना कि इसमें हमें दो केस को स्टडी करना है। केस नंबर 1 जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो सेम होगा, और एक बार हम लोग टेम्परेचर को क्या कर देंगे बेटा? डिफरेंट। क्या कर देंगे बच्चा? होता क्या है कि यहाँ पर जैसे दो बल्ब इस तरीके से कनेक्टेड हैं, ठीक है, और जब ये कनेक्टेड हैं तो यहाँ पर बीच में लगा हुआ है स्टॉप कॉक। इसका काम ये है कि इसके अंदर भरी हुई गैस 1 और गैस 2 को आपस में मिक्स नहीं होने देना। हम लोग जो स्टडी कर रहे होंगे, नहीं, हम लोग जो स्टडी कर रहे होंगे यहाँ पर चाहे गैस सेम हो चाहे डिफरेंट हो, बट जो भी गैसेस यहाँ पर होंगी वो नॉन रिएक्टिंग नेचर की होंगी। कैसे होंगी बेटे? नॉन रिएक्टिव नेचर। अगर वो रिएक्ट कर गई तो अपने लॉ लगने वाले फिर नहीं। तो इसलिए अपन कैसे नेचर की गैसेस भरेंगे यहाँ पर? नॉन रिएक्टिंग। बात समझ में आ गई इतनी? अब समझो कि यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन के थ्रू मैं समझा रहा हूँ कि इसमें जो दो केस हमको स्टडी करना है बेटा। पहला केस जो है वो ये कह रहा है, केस नंबर फर्स्ट, ध्यान से सभी लोग समझेंगे। इस केस में हमसे कह रहा है केस नंबर फर्स्ट में कि जब टेम्परेचर क्या हो? सेम हो। टेम्परेचर क्या हो बेटे? सेम। अगर टेम्परेचर सेम निकला तो उस सिचुएशन में हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर रूल जो लगेगा वो ये लगेगा कि इनिशियल जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं टोटल और जितने हमारे पास फाइनल मोल्स होंगे वो इक्वल होंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे बेटे? क्योंकि गैसेस जो हैं वो नॉन रिएक्टिंग है। कैसी है बेटे? जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बेटा जो क्वेश्चन नंबर 12 है कनेक्टिंग बल्ब प्रॉब्लम से, उसके अंदर हमें कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है और इस डायग्राम के अंदर हमसे कह रहा है कि वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर 10 लीटर है। कितना है बच्चा? 10 लीटर। और इसमें जो हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस भरा है कौन सा? 20 ग्राम H2, 20 ग्राम H2। और इसका जो टेम्परेचर है बच्चा वो है 300 केल्विन। कितना है बेटे? 300 केल्विन। अब बीच में लगा हुआ है एक स्टॉप कॉक जो इसको गैसेस को आपस में मिलने से रोक रहा है। दूसरा हमारे पास एक और बल्ब है, जिस बल्ब इसको नाम दिया है उसने बल्ब ए। क्या दे रखा है? बल्ब ए। और इसको नाम दे रखा है बल्ब बी। क्या नाम दे रखा है बेटे? ध्यान से समझो कि यहाँ पर जो सब्सटेंस है उसका वॉल्यूम जो है वो 15 लीटर है। कितना है बेटे? 15। और यहाँ पर 160 ग्राम O2 भरा हुआ है। 160 ग्राम क्या है बेटे? O2। और टेम्परेचर जो है बच्चा वो इसका दे रखा है 300 केल्विन। कितना दे रखा है? 300 केल्विन। अब समझो कि इस तरह के क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस केस में हमसे कह रहा है कैलकुलेट, पहला पार्ट है कैलकुलेट प्रेशर इन बोथ दी बल्ब, एज मतलब ए में भी और बी में भी, जब स्टॉप कॉक जो है वो क्लोज हो और फिर जब ओपन हो जाएगा तब हमारे पास प्रेशर कितना आ जाएगा। और तीसरी चीज इसमें ये दी हुई है कि अगर गैस रिएक्ट कर जाए, ये एडिशनल प्रॉब्लम दे रखी है कि अगर गैसेस आपस में रिएक्ट कर जाए तब प्रेशर कितना हो जाएगा। समझो, मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि ए को प्रेशर कितना फील हो रहा होगा तो आप ये बोलोगे
कि हमारे पास पीवी इक्वल टू एनआरटी का कॉन्सेप्ट होता ना, तो एन बाई वी आर टी लगा दूं मैं। अच्छा, यहाँ पर मोल्स के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है बेटे 10, कितना है 10। आर का वैल्यू 1/12 और टेम्परेचर कितना है बेटे 300। देखो ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये 10 से 10, तो अपने पास बेटा ये हो जाएगा, देखो 4 3 जा और 4 से कैंसिल करोगे तो ये अपने पास 4 7 जा 28, 4 ये तो 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 ATM। क्या ये बात समझ में आई? अब अगर हम बी वाले में बात करें बेटा पीबी, तो अपन कैसे निकालेंगे बेटा, गिवन मास 160 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास O2 का 32 अपॉन में बेटा वॉल्यूम कितना है 15 मल्टीप्लाइड बाय 1/12 इंटू टेम्परेचर 300 ही है, तो ये सीधे सीधे 25। क्लियर? 32 से ये 5 टाइम्स, ये 5 से 3 टाइम्स, तो अपने पास आ जाएगा 25/3। तो ये जो हम लोगों ने लगाया वो कब लगाया, लिखो नहीं बेटा, ये हम लोगों ने कब लगाया, ये लगाया जब स्टॉप कॉक क्लोज था। अगर हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, स्टॉप कॉक को क्या कर दें, ओपन। क्या कर दें बेटे, अगर हम लोग इसको ओपन कर देंगे तब हम लोग इधर पे जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कब, जब टेम्परेचर क्या होंगे, अगर टेम्परेचर डिफरेंट होंगे तब कुछ और लगाएंगे। यहाँ पर अपन लगाएंगे मोल्स इनिशियल इक्वल टू मोल्स फाइनल। तो बेटा एक मुझे बात बताओ, अगर मैं ये कहना चाहूँ सिंस पीवी इक्वल टू एनआरटी होता ना, क्या मैं एन इक्वल टू ये बोल सकता हूँ पीवी बाय आरटी, बोलो। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ स्टॉप कॉक ओपन होने के बाद टोटल मोल्स एन है, तो टोटल प्रेशर पी, टोटल टेम्परेचर टी, टोटल वॉल्यूम वी, आर का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं। इनिशियली मोल्स देखो, इसके मोल्स कितने थे 15 प्लस 10, सॉरी इसके मोल्स कितने आए थे, ये 20/2 और 160/32, ये कितना आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 5, तो कितना हो गया ये 15 इक्वल टू पी टोटल इंटू वी, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा 10 प्लस 15 अपॉन में बेटा कितना आर 1/12, टेम्परेचर कितना बेटे, तो ये तो सीधे सीधे 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद बेटा ये जाएगा हमारे पास 25, तो 15 इंटू 25 अपॉन में कितना 25 इक्वल टू टोटल प्रेशर 25 से 25, तो प्रेशर कितना आ गया बेटे। अब हमसे इसी क्वेश्चन के अंदर जो थर्ड पार्ट कह रहा है कि अगर H2 और O2 आपस में रिएक्ट कर दें, तो रिएक्ट करने पर तो ये क्या बना देंगे H2, क्या बना देंगे ये H2। हालांकि बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखी पर इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी वजह से कुछ प्रेशर, इसकी वजह से कुछ प्रेशर, इसकी वजह से वैसे प्रेशर अपन ने कितना निकाला, इसकी वजह से 25 और उसकी वजह से निकाला 25/, बट जब ये पानी बन जाएगा तो H2O क्या होता बेटा लिक्विड, ये पानी बनने पे इसका कुछ प्रेशर आने वाला, तो बेटा अगर ये गैसेस रिएक्ट कर जाएंगी तब प्रेशर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि H2O क्या होता है लिक्विड फॉर्म में बनता है, इस वजह से यहाँ पे इसका प्रेशर आने वाला नहीं है। तो बस आपको इतनी सी बात याद रखना है कि जब भी कनेक्टिंग बल्ब प्रॉब्लम दे रखी है तब आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर सेम दिया या फिर अगर टेम्परेचर बच्चा सेम होगा इन दैट कंडीशन अपन क्या लगाएंगे, तब हम लोग बोलेंगे कि इनिशियल मोल्स इक्वल टू और फाइनल की कंडीशन में जो अपन पीवी इक्वल टू मतलब एन इक्वल टू पीवी बाय आरटी लगा रहे हैं, पी टोटल मानेंगे, वी टोटल वॉल्यूम, टी टेम्परेचर जो चेंज, दोनों साइड सेम ही है भाई, इसका भी 300 उसका भी 300, टेम्परेचर ऐड होने वाला याद रखना। टेम्परेचर में होता कुछ नहीं है, ये हाई टू लो चलता है, हाई टू लो, इसका टेम्परेचर 300 इसका 300, ये ऐड मत कर देना, इसको ऐड बात समझ में आ रही है, नहीं तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट चल सकता है कि सर इसका टेम्परेचर 300 है इधर 300 है, इसको हटाएंगे। टेम्परेचर एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, उसको डायरेक्टली ऐड मत करना। बात क्लियर, समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा यहाँ पर केस सेकंड की अगर अपन बात करें तो केस सेकंड में हम लोग ये देखेंगे कि जब दोनों कनेक्टिंग बल्ब में टेम्परेचर जो हैं वो डिफरेंट हो, क्या हो बेटा इन दिस कंडीशन हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि कुछ मोल्स को दूसरी तरफ भेज देंगे। आप ये याद रखना कि यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो आपस में रिएक्ट करने वाले अंटिल क्वेश्चन के अंदर मेंशन ना हो। अब जैसे कि ये क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि अगर टेम्परेचर को डिफरेंट कर दिया जाए, मतलब उसी तरह का एक डायग्राम है, देखो समझो, जैसे मैं अगर ये डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पर एक हमारे पास ये एक बल्ब हो गया, ठीक है, और ये बल्ब जो है वो कनेक्टेड है किसी दूसरे बल्ब से, और इसमें जो है हमें जो डेटा दे रखा है
वो दे रखा है वॉल्यूम 10 लीटर कितना बेटे, और इसमें जो सब्सटेंस दे रखा है वो 20 ग्राम H2 है, क्या है बेटा, और टेम्परेचर इसका है 300 केल्विन। ठीक है, ये बल्ब ए है, डोंट टॉक, इधर ध्यान दो। अब अगर अपन इसमें बात करें बेटा, तो ये जो हमारे पास सेकंड बल्ब है बच्चा, उसमें हमसे कह रहा है 160 ग्राम O2 है। 160 ग्राम क्या है बेटा, O2 जो है, जिसका वॉल्यूम जो है वो 15 लीटर है, ये 15 लीटर है, बट द टेम्परेचर इज 400 केल्विन। कितना दे रखा है, 400 केल्विन। अब दोनों जगह टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट दे रखा है। अगेन सेम क्वेश्चन है कि कैलकुलेट करना है हमको बल्ब ए और बल्ब बी में इंडिविजुअली। पहले तो प्रेशर बताना है जब स्टॉप कॉक क्या हो बेटा, क्लोज, और जैसे ही ओपन हो जाएगा तब कितना हो जाएगा वो भी हमें बताना है। तो यहाँ पर जब हमारे पास स्टॉप कॉक क्लोज्ड है, क्या है बेटा, तो बेटा ध्यान से सुनो कि ये हमारे पास बीच में स्टॉप कॉक लगा हुआ है, इसका काम ये है कि इन दोनों गैसेस को आपस में मिक्स ना होने देना। तो यहाँ पर स्टॉप कॉक जो है अगर वो क्लोज्ड हो, क्या हो बेटे, अगर क्लोज्ड है तब आप सीधे सीधे प्रेशर ए का कैसे निकालोगे बेटा, PV इक्वल टू nRT वाले कॉन्सेप्ट से, यानी N/V RT। बच्चा मोल्स, मोल्स के लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा, गिवन मास मॉलिक्यूलर मास कितना बेटे 2 इंटू R, यानी 1/12, टेम्परेचर 300 अपॉन में कितना बेटा 10 दे रखा है। ठीक है, तो बेटा ये अपने पास सीधे सीधे कैंसिल, तो ये अपने पास 25 आ गया। अब बेटा बल्ब बी की अगर बात की जाए तो इसके प्रेशर कैसे निकालेंगे, N/V RT। N का वैल्यू कितना दे रखा है, गिवन मास 160 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 32 अपॉन वॉल्यूम, बेटा वॉल्यूम कितना है 15 मल्टीप्लाइड बाय R। R अपने पास 1/, इनटू में कितना बेटे, देखो ये तो 5 टाइम्स कैंसिल और 5 से ये 3 टाइम्स कैंसिल, 4 3 जा 12, ये 100, तो बेटा ये अपने पास हो जाएगा 100/9। तो बेटा ये तो तब की कंडीशन है जब स्टॉप कॉक क्या था बेटा, क्लोज। अब अगर स्टॉप कॉक को ओपन कर दें, क्या कर दें इसको, ध्यान से समझना, अगर स्टॉप कॉक ओपन हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा, तब उस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि यहां से एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर की तरफ x मोल्स शिफ्ट हो गए। क्या होगा बेटा, x मोल्स। अब बेटा कहीं से भी अपन x मोल्स शिफ्ट करा सकते हैं, बट याद रखना कि जो गैस हल्की होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी, वो जल्दी पहुंच जाएगी। आप शिफ्ट दोनों तरफ से कराओगे, आंसर आपका आ जाएगा। मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं कि जिस तरीके से ये हमारे पास स्टॉप कॉक है, ठीक है, अगर मैं इसका ऐसे रफ डायग्राम बना लूं तो आपको देखो H2 गैस है और यहाँ पर क्या है बेटे। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि कौन सी गैस जल्दी भाग जाएगी तो H2। तो मान लो कि इसके x मोल इधर से शिफ्ट हो गए, क्या हो गया बेटा, मुझे एक बात बताओ, पहले मोल्स कितने थे 20/2, उसके थे 160/32, तो ये 5 थे और ये कितने थे बेटा, तो बेटा अब इसके कितने बचे 10 माइनस, और इसके कितने हो गए 10 प्लस, सॉरी 5 प्लस है, 5 प्लस। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे PV इक्वल टू nRT का, तो हम लोग ये लगाएंगे कि P इक्वल टू बेटा अपने पास प्रेशर इक्वल टू बेटा N यानी कि 10 माइनस x, ठीक है, N अपॉन V वॉल्यूम इंटू RT, ठीक है, और दूसरी बार अपने पास क्या हो जाएगा 5 प्लस अपॉन में V इंटू RT। तो बेटा यहाँ से याद ये रखना आप लोग कि इस कंडीशन में हमारे पास जो प्रेशर होगा वो PA अपन निकाल चुके हैं 25, और ये कितना निकाला 100/, टेम्परेचर अपने को पता है, वॉल्यूम अपने को पता है। तो इन दिस कंडीशन आपको अब जो कैलकुलेट करना है वो क्या करना है बेटा, कैलकुलेट यहाँ से x निकालना है। क्या निकालना, पहले इतना नोट करो, फिर मैं इसको मिटा के आगे बता रहा, नोट कर लो इसको। तो बेटा जब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर प्रेशर तो यही रहेगा 10 माइनस x, वॉल्यूम बेटा ए कंटेनर में कितना था 10 लीटर ना, Yes, sir. और R का वैल्यू 1/12, और बच्चा टेम्परेचर अपने पास पहले कितना था 300, और बेटा यहाँ प्रेशर, आप ध्यान रखना कि प्रेशर को अपन डोमिनेटिंग फैक्टर मानेंगे, यहाँ पर प्रेशर कॉमन हो जाएगा, बाकी कुछ कॉमन होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 5 प्लस x अपॉन में वॉल्यूम 15 इंटू 1/12 इंटू 400 था। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, तो ये टर्म से, सॉरी ये अपने पास यही रहेगा 300, इससे क्या हो जाएगा बेटा, ये 0 से 0 और कुछ कैंसिल, P से P
अच्छा सुनो, तो बेटा अपने पास ये आ जाएगा, ध्यान से देखना, 5 2 जा और 5, तो बेटा 3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, 1 इक्वल टू 3 10 माइनस x, और कौन में बेटा ये 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, x निकाल लो, कितना हो जाएगा ये अपने पास, ये हो जाएगा बेटा 4 2 जा 8, 8 5 जा प्लस 8x, बात समझ में आई। ये अपने पास हो जाएगा 30 माइनस 3x, बात क्लियर। चलिए तो बेटा यहाँ से इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, कितना हो जाएगा, क्या बेटे, अच्छा 90 माइनस 9x हो जाएगा, ठीक है 9x कर देते हैं इसको, तो बेटा ये अपने पास हो जाएगा 17x इक्वल टू 50, कितना हो जाएगा बेटा, समझ में नहीं आया होगा कई लोगों के, देखो 8x प्लस 9x इक्वल टू 90 माइनस, तो 17x इक्वल टू, तो बेटा ये 17 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, बोलो 17 3 का 51 होता है ना। अब बेटा जब x निकल आया तो अब आप इसमें से किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे तो p भी निकल आएगा, क्या निकल आएगा बेटे, तो p इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 10 माइनस 3 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/12 इंटू 300, ये 25 टाइम्स कैंसिल, तो ये अपने पास हो जाएगा 7 इंटू 25/10, तो पहले मल्टीप्लाई कर देना, 25 6 150, 175/10 यानी 17.5 इसका प्रेशर आ गया, समझ में आ गया। इसको भी नोट कर लो, 50 कैसे कट गया 17 से? 17 3 51 होता ना, अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ हमने।